हर राइडर चाहता है एक ऐसी बाइक जो माइलेज में हो एक नंबर, उसी के साथ हो हद से ज़्यादा कंफर्टेबल और उसी के साथ एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक। साथ में आपको कहीं डेली कम्यूट करना हो, वीकली राइड हो या एडवेंचर करने का प्लान हो, तो इन सब चीज़ों का एक पैक मिलता है हमें सुजुकी वीस्टॉर्म 250 में, जिसमें आता है 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन जो हमें 26 की पावर और 22 Nm का टॉर्क देता है। तो कहीं ना कहीं आपका एडवेंचर तो अच्छा होता ही है, साथ में ऑफ रोड की कैपेबिलिटी भी आपको थोड़ी सी मिल जाती है। इस बाइक का आज हम ओनर से प्रीव्यू करेंगे। बाइक चल चुकी है हमारी 32,000 किलोमीटर, और इसमें क्या इसका कंफर्टेबल है, क्या इंजन की परफॉर्मेंस है, स्मूथनेस कैसी है, इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम बुलाते हैं बाइक के ओनर को। हेलो तरुण भाई। हेलो राहुल भाई। बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो मजे। एक हमारा अपना इंट्रोडक्शन दो हमारी ऑडियंस को, और बाइक लेने का रीज़न क्या था? चलो सबसे पहले तो मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं तरुण कुमार हूँ। मैं जयपुर से ही हूँ और मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और उसी के साथ साथ मुझे सबकी तरह एक राइडिंग का शौक भी है। तो इसीलिए मुझे इस सेगमेंट के अंदर 250 के सेगमेंट के अंदर एक बाइक चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो, जिससे थोड़ा सा एडवेंचर भी कह सके और टूरिंग कह सके और कंफर्टेबल बाइक हो। तो तब मैंने बहुत सारी बाइकें देखी भी, ऑनलाइन भी देखी और मेरे फ्रेंड से भी पूछा, तब मुझे मिली वीस्टॉर्म। हाँ। तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया, और अब तक का मैं अपना ये बताऊं कि मैं इससे लगभग 32,000 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ एक साल के अंदर। मैं फैब, एक साल भी नहीं हुआ, लगभग फैब में मैंने ली थी 2025 फैब में मैंने ली थी। उसके बाद में 32,000 किलोमीटर मैंने चला दी, और मैं लद्दाख इससे कंप्लीट कर चुका हूँ, स्पीति कंप्लीट कर चुका हूँ, तुंगनाथ, नैनीताल, अपना मनाली घूम के तो पूरा आ चुका है लगभग ना? उत्तराखंड और हिमाचल आधा मैं कर चुका हूँ, और स्पीति वगैरह वो सब है, और नॉर्मल छोटे मोटे राइड्स जो अपने जयपुर के होते हैं। हाँ। और वीकेंड पे जो अपने फ्रेंड्स वगैरह मिल करके चिल आउट करते हैं, वो वाले राइड्स मैं कर चुका हूँ इससे। और उसी के साथ सबसे बेस्ट बात मैं इसका बताऊँ कि ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है, इसलिए मैं इस बाइक पे गया। अच्छा, तो आपको इससे डेली कम्यूट भी करते हो, राइट? एग्जैक्टली हाँ। डेली कम्यूट में कैसा फीडबैक निकाल देती है? डेली कम्यूट में बहुत अच्छा फीडबैक। सबसे बेस्ट इसका सिटी के अंदर इसका 35 का एवरेज देती है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, 35 का एवरेज निकाल देती है आराम से, तो पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। और जैसे कि अपन किसी को रेकमेंड भी करें तो मोस्टली क्या स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं, वो जो पैसा है अपने पापा वगैरह से लेते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि इस तरह की स्पोर्टी लुक में एडवेंचर बाइक आपको मिल रही है, और एवरेज भी अच्छा निकल रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, जैसे बात बताया मैंने कि ऑयल कूल्ड इंजन है, हाँ। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि जैसे हीट करता है, क्योंकि आज के टाइम पे लिक्विड कूल्ड मिलता है लगभग सभी बाइकों में, कभी कभी जैसे डेली कम्यूट में कि ज़्यादा हीट कर रही है बाइक, या टूर पे कभी आपको ऐसा फील हुआ हो? नहीं, ऐसा हीट में मुझे नहीं लगा। बाकी हीट तो मुझे एक सिटी में तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। बाकी ये है कि स्पीति के टाइम पे थोड़ी कंटिन्यूस ज़्यादा चलाई थी, जैसे कि मैंने कंटिन्यू 800 किलोमीटर बाइक चलाई थी। तो उसमें बाद में जब मैं 700 किलोमीटर के आसपास में था, तो थोड़ा सा गर्म लग रहा था मुझे, आगे की साइड पैरों में फील हो रहा था। अच्छा। बाकी ज़्यादा हीट का मुझे कोई इशू आज तक नहीं आया इस बाइक का। मतलब सिटी के लिए मतलब ऐसा हीट नहीं करती? एकदम कोई हीट नहीं, कुछ नहीं। इनडायरेक्टली के ऑयल कूल्ड है तो इसकी जरूरत भी नहीं है लिक्विड कूल्ड की, है ना? बिल्कुल। चलो, ये थी मेंटेनेंस की। अब हम बातें स्टार्ट करते हैं, क्या माइलेज इसका पूरा निकलता है, एंड सर्विस की क्या कॉस्ट आती है बाइक के बारे में। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो आप पहले मेरे को ये बताओ कि तीनों जगह पे सिटी, टूर और थोड़ा जैसे ऑफ रोड को तो चलो छोड़ो, आप टूर और मेरे को सिटी का माइलेज बताओ, इसका क्या निकलती है? माइलेज की अगर आपने बात की तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। हाँ। जैसे कि मैंने अभी बताया सिटी का कि 35 के समथिंग इसका एवरेज बड़े आराम से निकल जाता है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैंने भी लद्दाख किया था रिसेंट लास्ट मंथ, तो वहाँ पे इस बाइक ने 48 का एवरेज निकाला, जो मेरे लिए भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैंने जब कैलकुलेशन किया, ओवरऑल एवरेज मेरा 48 का निकला लद्दाख का। अच्छा। तो मतलब बहुत एकदम अनएक्सपेक्टेड था, और शायद सुजुकी वाले भी इस बात से चौंक जाएंगे कि 48 का एवरेज तो कैसे निकल गया इसका, सच में पॉसिबल है नहीं एक्चुअली बात बट एक्चुअल में इसका आया सच में। मैंने कैलकुलेट भी किया खुद से, मीटर पे दिखा रहा था, बट मैंने कैलकुलेट किया तो 48 का एक्चुअल में निकला एवरेज। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हिल एरिया में ऑक्सीजन कम होती है, तो हाँ। उस टाइम पे इंजन पे लोड आता है और माइलेज तो सबकी गिरती है। बिल्कुल। बट सच में ये तो मेरे लिए क्या पता इस पीस में ऐसा कुछ हो मेरे लिए, ये मेरे लिए लकी हो। बाकी इसमें 48 का एवरेज आना सच में बहुत बड़ी बात थी, और बाकी सिटीज में 35 बहुत आराम से निकल जाता है इसका एवरेज। यार जैसा देखो स्पीति है ना,
जी। स्पीति में, तो 1-2 वी-स्टॉर्म गई थी हमारे ग्रुप से। तो जैसा उनसे मैंने सुना था, उन्होंने 35 32 का बताया था मेरे को कि उतनी उनकी बाइक माइलेज निकाल रही है। तो 48 निकालने के लिए आपने कुछ मतलब चेंज किया था इंटरनली कुछ इसमें या? मैंने इसमें चेंज कुछ नहीं किया, बस मैंने ये था कि लद्दाख में हिली एरिया है तो मैंने एनजीके का स्पार्क प्लग जरूर लगाया था इसके अंदर, जिससे इसकी बीएचपी 1-2 पॉइंट बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी गाड़ी बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज में कि सांस लेती है गाड़ी, वो हिल एरिया में सांस नहीं लेती। बस मैंने ये चेंज किया था, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं कराया, बस टायर चेंज कराए थे इसके। और बस ये था कि मैंने राइडिंग बड़ी स्मूथली की थी, रश राइड नहीं किया वहाँ पे, भगाना बहुत तेज तेज, वो चीज़ नहीं किया, बड़े स्मूथली बाइक चलाई मैंने बहुत प्यार से, जो कि एक राइडर को करना भी चाहिए। तो शायद उसी लिए कि देखा कि हाँ ये राइडर अच्छा है तो इसको बजट दे सकते हैं बेनिफिट। बाइक ने सोचा चलो अच्छा माइलेज दे देती हूँ इस बार, नेक्स्ट टाइम काटूंगी। हाँ, तो वो होता है ना कि एक राइडर को अपनी बाइक से प्यार होता है, शायद बाइक को मुझसे प्यार होगी, हाँ ये राइडर अच्छा है। तो मैं आपका वैसे और ओवरऑल हाईवे पे क्या निकाल देती है? ओवरऑल हाईवे पे वैसे नॉर्मल ये देखा जाए तो 40 के समथिंग अभी तो निकाल देती बड़े आराम से। मतलब अराउंड क्या स्पीड पे, जैसे अराउंड 100 की स्पीड नॉर्मल, 80 to 100 की स्पीड पे आराम से निकाल देती है। हाईवे पे 100 स्पीड एनफ होती है और इतनी कंसीडर करी जाती है अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो। हाँ आराम से, अगर आप सुपर बाइक्स भी चलाते हो तो एक बार के लिए आप थ्रिल के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे, बट आप नॉर्मली देखा जाए तो 80 to 100 की स्पीड में ही सब चलाते हैं, यही स्पीड रखते हैं सबके सभी। और मेंटेनेंस में हम दूसरे बात करते हैं कि सर्विस रिगार्डिंग क्या फीडबैक है आपका? सर्विस रिगार्डिंग इसका देखा जाए तो इसका सबसे बेस्ट चीज़ है, इसके पार्ट्स बड़े इजीली मिल जाते हैं आपको। और जयपुर का मैं आपको बताऊं तो सुजुकी के जितने भी शोरूम है, सर्विस सेंटर सॉरी, वहाँ पे बड़े इजीली जल्दी, मतलब सेम डे कुछ ही घंटों में आपकी गाड़ी की सर्विस कर हो जाती है। अच्छा। और इजीली सबसे बड़ी बात बजट के अंदर हो जाती है। और बजट की अगर अपन बात की है तो मतलब 2000 से 2200-2300 लास्ट टू लास्ट इसकी सर्विस बड़े आराम से हो जाती है। जनरल सर्विस, जनरल सर्विस आराम से हो जाती है कोई, और अगर कोई पार्ट चेंज होना तो वो अलग उसका बजट हो गया। ये मेंटेनेंस की बात थी, मेंटेनेंस का पार्ट यहाँ खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, पॉकेट फ्रेंडली एकदम बाइक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपग्रेड के बारे में। एक पॉइंट हम कवर करेंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आपके पास पहले थी बुलेट 350 है ना? बिल्कुल। तो काफ़ी लोग इसके कंपैरिजन में हिमालयन 411 को भी रखते हैं। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं रॉयल एनफील्ड टू रॉयल एनफील्ड ही स्विच करूं, मैं अदर ब्रांड पे क्यों जाऊं? जैसा कि मैं बताऊं कि बुलेट 350 क्लासिक 350 सॉरी, तो क्लासिक 350 मेरे पास में थी, तो उसका ये है कि एक तो उसमें ब्रेकिंग मुझे थोड़ी सी कम लगी। कि उसमें बड़ा आपको इंजन ब्रेकिंग करना पड़ता है उसमें टूरिंग में। और दूसरा ये कि पावर उसकी कम है टॉप एंड की अगर अपन बात करें। और उसके कंपेरिजन में अगर आप 411 लेते हैं RE टू RE में जाते हैं तो 411 मुझे कहीं ना कहीं वी-स्टॉर्म के कंपैरिजन में कम लगती है। कम क्यों लगती है? क्योंकि उसमें एक तो 5 गियर आते हैं, उसका टॉप एंड कम है। हाँ ठीक है कि वो हिमालयाज के लिए बनी है वो बाइक, और मतलब उसमें वो कैपेबल है बाइक। हाँ, वो कह सकते हैं कि वो कैपेबल है। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि स्पीति और लद्दाख मैं भी कर चुका हूँ और मैं 48 का एवरेज निकाला है वी-स्टॉर्म सुजुकी 250 से, और शायद आपकी 411 नहीं निकाल पाएगी उस चीज़ को। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से मैंने सुजुकी वी-स्टॉर्म को कंसिडर किया, और 411 मैंने चेक किया था बट मुझे वो थोड़ी सी कम लगी उस चीज़ में। अच्छा, एक तो 5th गियर वाला सीन होता है क्योंकि मैंने चलाई है खुद। मैं कंसीडर करना चाहूँगा ये बात, आपको भी बताऊँ कि मैं ऋषिकेश जब पहली बार गया था, मैं 411 से गया था दोस्त की बाइक लेके। मैं 42 की खुद माइलेज निकाल के लाया था उस बाइक पे। ठीक है। तो बड़ी मेरे को स्मूथ लगी थी वो बाइक काफी, जैसे 5th गियर आते हैं उसमें। तो 5th गियर पे मैंने उसको चेक किया तो 120 ऊपर से वो वाइब्रेशन देना शुरू कर देती है। वाइब्रेशन देती है, बिल्कुल और सही है। जैसे हम बात करें कि 100 एक स्पीड, एक एवरेज स्पीड रहती है, वो अच्छी रहती है। अब मेरे को ये चीज़ अच्छी भी लगी थी क्योंकि माइलेज मेरे को अच्छी मिली थी वहाँ पे, और वाइब्रेशन मेरी मतलब उस लिमिट से नीचे मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं होनी थी जो मेरे को स्पीड चाहिए थी उसमें। तो जब आपने वो बाइक चला के देखी होगी, बिल्कुल, तब ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी। बिल्कुल की थी मैंने। तो फिर क्या था? ये था कि सुजुकी का जो इंजन है ना, RE की अपन बात करें, ठीक है, अच्छा है, बट सुजुकी का इंजन एकदम रिलायबल इंजन है, जापानीज इंजन है, तो वो पहले से रिलायबल बनी हुई है, पहले से बनी हुई, तो वो चीज़ मेरे एक तरफ से ध्यान खींच रही थी। तो वहाँ तो मेरा एक पॉइंट उसके लिए बना हुआ था। और दूसरा अगर हिमालयन 411 की बात करें तो देखा जाए तो वो बहुत कॉमन दिखने वाली बाइक है। दूसरा इसकी रोड प्रेजेंस, अगर आप एक तरफ वी-स्टॉर्म को खड़ी करो और एक तरफ 411 को खड़ी करो, तो शायद जो है मेरे हिसाब से बच्चे जो है ना वो वी-स्टॉर्म की तरफ जाएंगे। स्पोर्टी लुक जाते हैं बाइक, स्पोर्टी लुक ज्यादा है, ADV है और वो चीज है, तो इसलिए मेरा ज्यादा ध्यान इस पर ज्यादा गया था। ओके, तो ये तो अपग्रेड वाली चीज थी कि अदर ब्रांड पे क्यों स्विच हुए, और सीधी सी बात है बाइक है उस लायक के स्विच किया जा सकता है। बिल्कुल।
बात करते हैं अब हम राइड कंफर्ट के बारे में। तो राइड एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा है? जैसे आपने डेली कम्यूट की बात करते हैं पहले हम, कि आप सिटी में चलाते हो, तो कुछ होता है ना, जैसे एक लंबे टाइम के बाद फिर हमको कुछ कमी महसूस होती है कि हाँ अब मेरे को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है। कभी ऐसा फील हुआ है इसके साथ? डेली कंफर्ट की अगर अपन बात करें तो डेली की मेरी 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज राइडिंग होती है ऑफिस से घर की। हाँ। अगर बात करें तो ये नॉर्मल है, और उसमें मुझे अभी तक थकान जैसा या ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है, तो वो आप कुशनिंग करवा सकते, जैसे कि मैंने करवाई भी है इसमें कुशनिंग। हाँ। तो उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन मुझे टूरिंग के टाइम पे भी इस कुशनिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा। और जो इसकी स्टॉक सीट आती है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, तो आपको परेशान कर सकती है। और शायद जितनी भी बाइक्स आती है उनकी सीट कितनी भी अच्छी हो, बट उसमें कुशनिंग करवानी ही पड़ती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप कुशनिंग करवा लो तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अच्छा, जैसे एक और बात मैं करूँ, जैसे ऑफिस से आप जब रिटर्न होते हैं तो एवरेजली वही टाइम हो जाता है 6 से 7 बजे का। तो उस टाइम पे जयपुर में तो ट्रैफिक मिलता ही है। बिल्कुल। कभी स्ट्रगल होता है कि ट्रैफिक में फंस गए, तो मतलब ऐसा फील होता है कि छोटी बाइक होती है और तो मैं आराम से निकल जाता कुछ? नहीं, देखो, अगर मैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका जवाब देता हूँ कि छोटी बाइक होती तो शायद वो निकल जाती, पर ये बाइक जब निकलती है तो साइड मिल जाती है। तो मतलब मैं गलियों की बात कर रहा हूँ, या हाईवे की बात या मेन रोड की बात नहीं कर रहा। हाँ। गलियों में आप लेफ्ट से ओवरटेक करके निकल सकते हो, तो बड़े आराम से साइड मिल जाती है आपको। हाँ, रोड प्रेजेंस अच्छी है। रोड प्रेजेंस अच्छी है। चलो, ये तो सिटी की बात हुई। अब आप मेरे को टूर में बताओ कि आपने सीट तो मेरे को कंसीडर कर दी कि आपको वो पैडिंग करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, कि कभी शोल्डर पेन या बैक पेन कभी ऐसा हुआ है, या कैसे वाइब्रेशन देती है किसी स्पीड पे जाके कुछ? मैं आपको बात करूं कि अपन लॉन्ग राइड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था अभी कि मैंने 800 किलोमीटर कंटिन्यूस राइडिंग की थी। हाँ। तो उसके बाद में मुझे थकान, जो नॉर्मल थकान होती है वो तो एक्चुअल होती है, बाकी राइडिंग से मुझे कोई थकान नहीं हुई। और सीट का अगर अपन बात करें तो कंटिन्यू अगर बैठोगे 800 किलोमीटर, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा। उतना पेन होता है। वो उतना पेन तो होगा, बाकी ज़्यादा परेशान मुझे नहीं हुआ। और देखा जाता है कि आपके नेक वाले एरिया में ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ। शोल्डर से यहाँ पे इस वाले एरिया में, तो वो दर्द मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। फरवरी से लेकर के अब तक तो मुझे अभी तक एक बार भी दर्द फील नहीं हुआ। और शोल्डर की बात करें तो मैंने इसका हैंडल जो है वो मोटरटॉक का दूसरा थोड़ा सा ऊंचा हैंडल है इसका, तो उस वजह से राइजर भी लगवा रखा है। एग्जैक्टली, मैंने राइजर भी लगाए हुए वी-स्ट्रॉम के एमजी के, तो उससे थोड़ा सा हाथ ऊंचे हो गए तो उससे मेरे शोल्डर रिलैक्स रहते हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे मतलब कंफर्टेबल रहता हूँ मैं बहुत अच्छे से। आपने टूर के हिसाब से पहले तो हैंडल बार हो गया, बिल्कुल, आपने विंडशील्ड एक्सटर्नल लगवा रखा है, बिल्कुल, और सीट भी फेड करवा रखी है, तो ये 2-3 छोटी मोटी मॉडिफिकेशन आपको परफेक्ट बना सकती हैं। परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, पर बहुत कंफर्टेबल बना देती है ये राइडिंग को। और एक और बात कि जैसा मेरे को अंदाजा है, आप सोलो मतलब वैसे तो ग्रुप में जाते हो, पर विदाउट प्लेन जाते हो ना? विदाउट पिलियन, बिल्कुल। पर वैसे जैसे कभी पिलियन को बिठाया हो तो क्या फीडबैक है पिलियन का? पिलियन का फीडबैक है कि सीट इसकी काफी बड़ी है, मैं कहूँगा सीट इसकी बड़ी है। इवन में हिमालयन की भी देखे तो उससे भी थोड़ी सी वाइड है। इसकी सीट इसकी वाइड है पीछे की सीट। इवन इसके कंपैरिजन में एक्सपर्ट 210 आती है नई वाली। हाँ। तो उससे तो कहीं ज्यादा अच्छी है। उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल सीट है। बस थोड़ी सी पैडिंग इसकी हार्ड है, तो वो कुछ नहीं करवानी पड़ेगी इसमें भी अगर आप बिठाते हैं तो। सॉरी, बट मैं यही कहूंगा कि पिलियन के साथ में ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हो तो पिलियन आपके ऊपर होता है और आप टंकी के ऊपर होते हो। चलो ब्रेक से एक बात करते हैं कि 300 mm का हमें फ्रंट में मिलता है डिस्क, एंड 220 यहाँ पीछे है। मैंने ओपिनियन जो लोगों के देखे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ब्रेकिंग थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी और बेटर होती तो अच्छा होता। हाँ, इस चीज़ से मैं भी एग्री करूंगा कि इसकी ब्रेकिंग जो है, आगे वाली ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, पीछे वाली ब्रेकिंग जो है वो 70 अबव अगर आप चलाते हैं तो थोड़ी सी कम लगती है। सिटी में अच्छे से काम करती है, ज़्यादा अच्छे से भी नहीं बोलूँगा कि 100% ही हो रहा है, बट ठीक ठाक ब्रेकिंग है इसकी। और हाईवे पे 70 अबव स्पीड में थोड़ी सी कम ब्रेकिंग हो जाती है, तो आपको दोनों ब्रेक यूज़ करने पड़ते हैं उसमें, वो वाली चीज़ें। अच्छा, मतलब वैसे कम है, पर अगर अच्छे से इनफ ब्रेकिंग है। हाँ, इनफ ब्रेकिंग है इसकी, ये कह सकते हो आप। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कम है, इनफ ब्रेकिंग है मुझे लगती है। टूरिंग में मैं एक और बात कंसीडर करूँ, जैसे अपन अपनी बाइक को लोड करते हैं, अपन ने यहाँ पैनियर लगा ली, पीछे टॉप बॉक्स लगा लिया, तो पीछे का जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन ट्रेवल आपको ही पता है कि कम मिलता है इस बाइक में। बिल्कुल। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे मेरी बाइक लोड हुई तो वो जो पोजीशन होती है कि पीछे बिल्कुल दब गई हो बाइक, और पावर लैग बहुत ज़्यादा फील होता है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, जैसे कि मैं बताऊं, अभी लद्दाख वाले जो ट्रिप की मैंने बात की थी, तो इसमें मैंने एक टॉप बॉक्स रखा था, एक पीछे टैंक बैग था, और उसके अलावा और भी मेरी कैंपिंग चेयर वगैरह और भी कुछ सामान थे, काफ़ी अच्छा खासा सामान था इस पर। 1-2-3 बंदे जितना सामान हो गया था मेरी बाइक पे, मेरे को मिला करके।
तो जो आप बता रहे पावर लैगिंग, तो वो चीज़ तो मुझे कहीं पे भी नहीं लगी। और एक चीज़ ये कि जैसा कि मैंने बताया था, मैंने स्पार्क प्लग चेंज किया था इसका, हाँ। तो उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा। उससे इंजन परफॉर्मेंस बढ़ इंजन गई परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो उससे मुझे बेनिफिट मिला होगा। बाकी पावर लैगिंग का मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मतलब इन केस अगर वहाँ पिलियन भी बैठा होता तो शायद वो फील हो सकता था, है ना? आप वो सोलो थे। कंफर्ट में पिलियन हाँ। से कंफर्ट में होगा, पावर लैगिंग पिलियन में भी नहीं करता। ओके, तो ये तो राइड कंफर्ट था, बहुत अच्छा बताया आपने। जैसा मतलब ओवरऑल देखें तो एक अच्छी कंफर्टेबल बाइक मिल रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं इस भी लेके सेगमेंट इसको में निकल सकते हैं ना, आराम से। ये एक्सपीरियंस की बात है। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन में मैं 2 बाइक रखना चाहूँगा। एक तो हमारी हुई KTM एडवेंचर 250। पहले तो आप इसी का बताओ। KTM की अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि बाइक लेने समय मैंने कई सारी बाइकें देखी थी, मेरे दोस्तों से भी पूछा था, तब KTM का भी नाम आया था उसमें। हाँ। KTM का ये था कि एक तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है इससे, हाँ। ठीक है, और दूसरा उसकी सर्विस कॉस्ट है जो थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो है बट वही पार्ट्स महंगे पड़ते हैं इसके कंपैरिजन की अगर अपन बात करें। हाँ। तो इसलिए मेरा रीज़न ये था कि मैं सुजुकी जो रिलायबल इंजन है, हाँ। जापान का है और विश्वास का भी है, तो इसलिए KTM को न लेते हुए मैं इस पे गया। अच्छा, मेन तो मतलब वही वाली बात करें अपन कि ये बाइक अपनी पॉकेट फ्रेंडली चली जाती है, पॉकेट बहुत फ्रेंडली ज़्यादा। चली जाती है, सबसे बड़ी बात। ओके, और एक बाइक हम रखेंगे एक्सपल्स 210। आप बताओ उसके बारे में। एक्सपल्स 210 बहुत अच्छी बाइक है। जब मैंने मेरी बाइक ली थी तो उस एक्सपल्स टाइम पे तो 210 शायद लॉन्च ही नहीं हुई उस थी टाइम ना। पे ये लॉन्च भी नहीं हुई थी। इसका चल रहा था कि आएगी आएगी, बट उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई थी। हाँ, बट वो मुझे जनवरी में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी जो बुकिंग वगैरह वो शायद वो मार्च या अप्रैल में शुरू हुई एग्जैक्टली थी। हाँ, मार्च अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुई थी, हाँ। बट फैब में ही मेरी बाइक ले चुका था मैं। हाँ। हाँ। ये चीज़ थी। और एक्सपल्स की अगर हम बात करें तो गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, ठीक है, बट वो अगर आपको ऑफ रोड भी करना है टूरिंग के साथ साथ हाँ। हाँ। और सोलो ट्रैवल करना है तो आप एक्सपल्स पे जा सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि कंफर्टेबल राइड चाहिए, सोलो राइड करनी है तो आप सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 XX पे ही जाइए। और एक्सपल्स को आप ऑफ रोड करना है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज टूरिंग के लिए तो यही बेस्ट है क्योंकि इसकी सीट उससे ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को। हाँ, और कहीं ना कहीं 2 BHP में एक्स्ट्रा भी मिलती 2 है इसमें। BHP एग्जैक्टली एक्स्ट्रा मिलती है। तो एक्सपल्स का मैं एक छोटा सा बताऊं कि आपको अगर थोड़ा ऑफ रोड का अच्छा सा होगा, थोड़ा नहीं अच्छा सा होगा क्योंकि आप इस पर ऑफ रोड नहीं कर सकते, उसकी भी हम बात बताएंगे, 1-2 पॉइंट हैं वो कवर करने वाले। तो वो बाइक ऑफ रोड अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसका मैंने रिव्यू वीडियो बना दिया, आप उधर देख सकते हो। पर कहीं ना कहीं वो भी सोलो लाया गया और सोलो में भी आपको सीट उसकी चेंज करवानी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटी है। यहाँ आपको तो थाई ग्रिप मिल जाती है अच्छी, काफ़ी वाइड सीट है, तो ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अब एक्सपल्स 210 एक तो मेन आपका यही रीज़न हुआ कि उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई थी, बट अभी के टाइम के इसी हिसाब से देखें जो हमारी नई ऑडियंस होगी तो मतलब ले सकते हैं। पर वही वाली बात है कि सोलो अगर आप ट्रैवल सोलो करें और आपको ऑफ रोडिंग करनी हो तो आप ले सकते हैं। हाँ, बाकी हाँ। टूरिंग के लिए तो कंसिडर करो तो मैं तो वी-स्टॉर्म का ही नाम लूँ क्योंकि मेरी वी-स्टॉर्म सबसे बेस्ट है यार। चलो, ये टॉपिक को भी यहीं ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट, प्रो एंड कॉन्स की। तो आप पहले मेरे को इसके 3 प्रो बताओ। प्रो की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने राइड की काफ़ी जगह में बताया था। तो मैं जब भी राइड पे फुल्ली नहीं, थोड़ा बहुत भी लोडेड होती है बाइक और मैं फुल गियर्स में होता हूँ, हाँ। तो कार में से छोटे छोटे बच्चे निकल के यूं करते हैं मेरे को बड़ा। हाँ। तो मतलब उनको बहुत पसंद आती है बाइक, तो एक वो मोटिवेशन हो जाता है एक राइडर के लिए। हाँ। जैसे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो मतलब इस सेगमेंट, इस बाइक के जो कलर्स हैं वो बहुत आई कैची हैं। तो एक तरफ सुपर बाइक खड़ी कर दो, एक तरफ इसको कर दो, तो शायद 70% लोगों का ध्यान तो इसी ही पे जाएगा कि ये कौन सी बाइक है। स्पोर्टी लोग चले जाते हैं हाँ एडवेंचर एग्जैक्टली। और दूसरी राइडिंग की अगर अपन बात करें तो ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है इस प्राइस सेगमेंट में। हाँ। कि ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। और जैसे कि बताया भी था मैंने कि 800 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू चलाई थी बाइक, तो मुझे इतनी थकान फील नहीं हुई। और तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें प्रोस की, तो सबसे बड़ी बात मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा, अगर स्टूडेंट्स अगर लेते हैं तो हाँ। तो इसकी प्राइस जो है मेंटेनेंस जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है। इसका सर्विस कॉस्ट 2000 से 2100 2200 2300 लास्ट जनरल सर्विस चली जाती है। उसके साथ जो उसके साथ जो मिलती है। माइलेज मिलती है इसकी,
35 से 38 के आसपास आराम से, अगर आप अच्छे से चलाते हो 38 भी चला जाता है। और हाईवेज पे 40 के समथिंग इसका आराम से हाईवे पे चला जाता है माइलेज। तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉकेट फ्रेंडली है ये। हाँ। ये इसके 3 प्रो हो गए मेरी तरफ से। चलो अब कॉन्स की भी बताई दो। अच्छा, अब अगर कॉन्स की अगर अपन बात करें तो मेरा थोड़ा सा दिल दुखेगा उस चीज़ को लेकर के। हाँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा इसकी, कि इसकी इनिशियल पावर जो है वो थोड़ी सी कम लगती है मुझे। हाँ। कि मतलब आपने रेस दी और आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं इतनी स्पीड में इतनी देर में थोड़ा और आगे जा सकता था। तो छोटा इस पॉकेट है तो हाँ, वो उसका फर्क पड़ता है। तो इनिशियल पावर इसका थोड़ा सा कम लगता है मेरे को। और दूसरा अगर अपन बात करें तो इसका सस्पेंशन आगे का, नॉट पीछे का, आगे का सस्पेंशन और पीछे वाला ब्रेक जो है वो कहीं ना कहीं कम है। तो वो इसको कॉन्स में अपन कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट की अगर अपन बात करें कॉन्स की, तो वो मेरा पर्सनल हो सकता है शायद, मैं सबका नहीं बोलूँगा। कि जैसे कि मैंने इस पर टॉप बॉक्स लगाया था बड़ा वाला, 45 लीटर्स का, तो उसके बाद में ये बाइक जो है वॉबल कर रही थी टॉप बॉक्स लगाने के साथ में। तो अच्छा। शायद क्या पता मेरे वाले पीस में, मतलब मेरी बाइक में वो प्रॉब्लम आ रही हो। अराउंड क्या स्पीड पे? अराउंड इसके 70 प्लस जाती वॉबल कर रही थी। बट अच्छा। ये है कि अगर 90 प्लस में जाऊंगा मैं, 95 के ऊपर जाती है बाइक, तो वॉबल हट रहा था, मतलब नहीं कर रही थी। बट उस बीच में वॉबल कर रही थी बाइक, ये चीज़ है। पता नहीं कि बाइक का वेट 167 kg है। मे भी हो सकता है, शायद वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिस्टर्ब हो रहा हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट हो सकता है शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा हो, सब बाइक्स में ना होता हो। वो शायद पर्टिकुलर हो, क्योंकि वॉवल जो करती है अक्सर वो हाई स्पीड पे जाके करती है, पर आप बता रहे हो कि एक मिड स्पीड पे कर मिड रही थी। स्पीड पे ही कर रही, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी इसकी कम लगी। बट इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए तो ये अच्छी बाइक तो है, आप देख सकते हैं। और मेरी भी स्ट्रॉन्ग सबसे प्यारी है सच में। प्रो को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि ये बाइक बनी किनके लिए है, क्या कंक्लूजन है इस बाइक का। तो कंक्लूजन में आप लोगों को कुछ ऐसा देना चाहूँगा कि अगर आपको 2.5 लाख कैटेगरी, क्योंकि इसकी जो ऑन रोड है वो अराउंड 252 के आसपास जाती है जयपुर में। अगर आप इस बजट में एक टूरिंग बाइक देख रहे हो, टूरिंग मीन्स के आपको ऑफ रोड बहुत कम चाहिए, क्योंकि हाईली कैपेबल नहीं है बाइक उतनी, सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम है और उसी के साथ अलॉय भी मिलता है, तो अच्छा है। ये टूरिंग के लिए बनी हुई है एक्चुअली। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको, एक अच्छा कंफर्ट मिलेगा, उसी के साथ रोड प्रेजेंस अच्छी मिल जाएगी, स्पोर्ट्सी लुक मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूथ वाली जो कैटेगरी है उसको अच्छे से टारगेट करती है, क्योंकि इजी मेंटेनेंस है, माइलेज आपको अच्छी मिलेगी, पॉकेट फ्रेंडली चली जाती है बाइक। तो अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हो इस बजट में तो ज़रूर इसको कंसीडर करें। आप अपने आसपास जो भी आपका सुजुकी का शोरूम हो वहाँ जाके एक टेस्ट राइड लीजिए, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सी बाइक पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बाइक अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब करिएगा। एंड अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या इस बाइक के बारे में अच्छा लगा, क्या पॉइंट्स आप कवर करना चाहोगे, या नेक्स्ट बाइक हम कौन सी लाएँ इस चैनल पे। तब तक करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।